हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सॉरी हेलो नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी के इस छोटे से शो में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीएचएसएल की जो एग्जाम चल रही है, उसके अलावा जितने भी एग्जाम इस टाइम पे चल रहे हैं तो उनमें जो ट्रेंडिंग में कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन लगातार बनते नजर आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। उन टॉपिक्स के ऊपर हम कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उनको क्या है कि आपको याद करना है, जो मैं करवा दूंगा अपनी क्लास में, ये मेरा काम है। आसानी से मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक हैं वो रिलेटेड हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से क्वेश्चन इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की मैं बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं राष्ट्रपति के बारे में। हमारे देश के जितने विभिन्न पद हैं, आज की क्लास है स्पेशली उन पदों के लिए है जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन्हीं पदों के बारे में डिस्कस करेंगे। विभिन्न पदों के बारे में, उच्चतम जो पद हैं, जो बड़े बड़े लेवल पर अधिकारी बैठे हैं, या बड़े बड़े जो संवैधानिक पद हैं, उन पदों की बात करेंगे। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो चलते हैं बिना टाइम लगाए, पहले नंबर पे बात करने जा रहे हैं हम राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। आपको याद करना है, करवाना मेरा काम है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको मेमोराइज करवा दूं, ठीक है। मेमोराइज करना है और बिल्कुल भी नहीं घबराना है, फुल कॉन्फिडेंस और मोटिवेट होकर के एग्जाम देने जाना है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति जो हमारे भारत में है, जो भारत का संविधान है, वो एक संघीय कार्यपालिका के आधार पर काम करता है, और इस संघीय कार्यपालिका की जो संपूर्ण शक्तियां हैं वो एक व्यक्ति के अंतर्गत निहित होती हैं, जिसे देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न बनना लाजमी हो जाता है, और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को देखते हैं जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है पहले तो 52, यानी 52 का मतलब यह है कि किसी भी देश का नहीं, हमारे भारत का एक व्यक्ति होगा, ऐसा व्यक्ति जो कि देश के इस सर्वोच्च पद पर बैठेगा, ठीक है। इसके लिए कुछ निर्वाचन पद्धतियां भी हैं, कुछ योग्यताएं भी रखी हैं, और कुछ पावर्स भी हैं जिसके तहत, जिनके अंतर्गत, उन अवधारणाओं के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद पर बैठेगा, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित जो पद की धारणा है वो है 52 में, अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति से संबंधित अभी ये तो चर्चा में नहीं आ रहा है ज्यादा, लेकिन मैं अनुच्छेद आपको सारे ही कवर करवा दूंगा। क्या पता, एग्जाम का कोई पता नहीं है कि कहां से क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि जो भारतीय संघीय कार्यपालिका है, उस संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि जो राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। और वो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जो है, वो मंत्रिमंडल ही क्या करता है, जो राष्ट्रपति की हेल्प करेगा। और उस मंत्रिमंडल का काम क्या रहता है, सिर्फ राष्ट्रपति तो एक नाम मात्र के पद पर बैठा रहेगा, और जो देश के जितने भी व्यापक काम हैं, उन सभी कामों को कौन करेगा, वो मंत्रिमंडल काम करेगा, ठीक है। मंत्रिमंडल का हेड होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री और वो मंत्रिमंडल ही क्या होगी, वास्तविक कार्यपालिका होती है। लेकिन राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रावधान है, ये बात कहां लिखी गई है, अनुच्छेद 53 में। कौन से अनुच्छेद में, 53 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। इसमें इस बात को नाम मात्र नहीं दे रखा है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र हो गया है। कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री जो होता है वही पूरे देश के सभी कामकाज को देखता है, तो इस वजह से ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति एक नाम मात्र कार्यपालिका रह जाती है, और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो कि वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है। आगे बात करें हम, नाम मात्र कार्यपालिका हो गया 53 में। बात करें हम 54 में, तो 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 54। ये यहां से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है,
किस अनुच्छेद के प्रावधान से किया जाता है? तो आपको जवाब देना है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक है, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, और निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है इसके बारे में आपको समझना है कि इसमें क्या क्या सिस्टम होता है, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मैं थोड़ी एक दो लाइनें आपको बता देता हूं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा, और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? इसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद या विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, इन सभी के निर्वाचित सदस्य, कैसे सदस्य होंगे? निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे? इसमें भाग ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि 50 सदस्य तो प्रस्तावित तो होते हैं, कैसे 50 सदस्य प्रस्तावित होते हैं, और 50 सदस्य कैसे होते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, और राष्ट्रपति के जो चुनाव है या निर्वाचन है उससे संबंधित अनुच्छेद 54, और उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, जिसमें 50 सदस्य प्रस्तावित और 50 सदस्य अनुमोदित या मनोनीत कहलाते हैं, ठीक है। तो ये निर्वाचन से संबंधित कुछ अलग एक्स्ट्रा प्रावधान थे जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक। 54 के बाद में हम बात करें कि जो ये निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का, ये निर्वाचन किस पद्धति से किया जाएगा? तो निर्वाचन की जो पद्धति है, निर्वाचन की जो पद्धति है वो दे रखी है आपकी 55 में, ठीक है। आपको यहां एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह है समानुपातिक, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या पद्धति, कुछ भी कह सकते हैं। इसके तहत ही राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। इसके तहत क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो निर्वाचन की पद्धति दे रखी है 55 में, ठीक है। आगे बात करें हम, निर्वाचन की पद्धति को हमने देख लिया। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो दे रखे हैं 58 में, ठीक है। 56 में, 55 के बाद में 56। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान है वो 56 में है, और इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा, ठीक है। कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। और इस 56 के भी 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स दे रखे हैं। इस 2 पार्ट्स में से पहले पार्ट्स की बात करें तो पहले पार्ट्स में ये दिया गया है कि जो राष्ट्रपति अपने पद को धारण करेगा तो उसमें शपथ दे रखी है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, इससे संबंधित प्रावधान है। और इसके 56 के 2 पार्ट में दे रखा है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 साल से, अगर मान लो कि राष्ट्रपति नाखुश है या फिर किन्हीं कारणों की वजह से 5 साल से पहले राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ रहा है या हटाना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में 5 साल से पहले अगर वो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से त्याग पत्र देना चाहता है तो 5 साल से पहले क्या करेगा? वो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। तो इससे संबंधित प्रावधान 51 और 52 में दे रखे हैं। कार्यकाल हो गया है। कार्यकाल के बाद में हम बात करते हैं योग्यता की। तो राष्ट्रपति के लिए योग्यताओं का प्रावधान कितना किया गया है? ये स्पेशली याद करके जाना आप एग्जाम में कि राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति की। तो उसमें शामिल होने के लिए कितनी है न्यूनतम एज? 35 ईयर्स, 35 ईयर एज होनी चाहिए। और इससे संबंधित अनुच्छेद 58 ये कहता है कि राष्ट्रपति की 35 साल कम से कम एज होनी चाहिए, और साथ में वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तथा किसी भी सदन का सदस्य, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, या फिर जब वो अप्लाई कर रहा है राष्ट्रपति के लिए तो उस टाइम पर वो लाभ के पद पे धारण नहीं हो, यानी वो लाभ का पद पे काम नहीं कर रहा हो, कोई नौकरी नहीं कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को मनाही ही है, राष्ट्रपति के चुनाव में वो नहीं शामिल हो सकता है। इसके अलावा जो लोकसभा के सदस्य अगर होते हैं या फिर मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं तो वो लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सब कुछ ही कवर हो रहा है। वैसे मैं अभी अनुच्छेदों से संबंधित बात कर रहा हूं। अभी बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग। तो ये महाभियोग से ही संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। और महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 61। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और वो अनुच्छेद 61 में वर्णित किया गया है, ठीक है। ये याद रखना है, महाभियोग किस पर लगाया जा सकता है? केवल और केवल किस पे? राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की पद्धति से अपने पद से समय से पहले, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है। ये महाभियोग 61 में लिखा है, ठीक है। इसके अलावा 61 का एक पार्ट और है 61(1), या फिर इसको कैग बोल सकते हैं। तो इसके अंदर ये लिखा गया है कि मान लो कि किस स्थिति में
किस स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा? कि मान लो कि कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है जो कि अपने पद का गलत फायदा उठाता है, या संविधान के अकॉर्डिंग जो बातें लिखी गई हैं, राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं, अपनी सीमा से भी बाहर जाकर के वो काम करता है, तो ऐसे में उसको उसके द्वारा संविधान का या संवैधानिक अवधारणाओं का अतिक्रमण माना जाएगा, और संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में ही क्या लाया जा सकता है? महाभियोग लाया जा सकता है। क्या लाया जा सकता है? महाभियोग। तो संविधान की अतिक्रमण अगर कोई व्यक्ति करता है इस पद पर आकर के, तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और यह महाभियोग संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। किसी भी सदन में, कोई जरूरी नहीं है आप पहले इसे लोकसभा में प्रस्तावित करें या फिर बाद में राज्यसभा में इसको पेश करें, ठीक है। तो इससे कोई जरूरी नहीं है, किसी भी सदन में इसको क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं महाभियोग के लिए, अगर राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे। राष्ट्रपति मेरे हिसाब से सब कुछ कंप्लीट हो गया है, मैंने सारी बातें बता दी हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ भी नहीं छूटा है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या पूछा जा सकता है। पहली बात तो हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति कौन होता है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति से नीचे कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देता है? उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। वैसे तो उपराष्ट्रपति एक पद नहीं है संवैधानिक तौर पर कहा जाए तो, लेकिन ये क्या होता है? ये राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। यानी ये इसके पास में दो चीजों के काम रहते हैं, एक तो ये सभापति के रूप में राज्यसभा में काम करता है, और दूसरी ओर ये भागीदारी निभाता है उपराष्ट्रपति के नाम से, ठीक है। तो ये संबंधित है उपराष्ट्रपति से। इसको ना जो देखो, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो है 63 में। किसमें है? 63 में ये लिखा गया है कि जो हमारे राज्यसभा का पदेन सभापति है वही हमारे भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होगा। और जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि उपराष्ट्रपति के पद को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से इस पद को लिया गया है। कहां से ग्रहण किया गया? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। आगे बात करें तो हम ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अनुच्छेद 64 में लिखा गया है। कौन से अनुच्छेद में? 64 में। 63 में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, और भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये 64 में लिखा गया है। अमेरिका के संविधान से इसे हमारे भारतीय संविधान में इस पद को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ये निर्वाचन कैसा होगा? गुप्त मतदान द्वारा होगा। इसके द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा इसका क्या होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है उपराष्ट्रपति के, वो अनुच्छेद 66 में वर्णित हैं, ठीक है। कार्यकाल से संबंधित बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो कार्यकाल का जो अनुच्छेद है वो है 67। कौन से अनुच्छेद में है? 67 में वर्णित है। तो ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित यही अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो इससे किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना जाता है? 64 में, ठीक है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है, और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 66 में है। कार्यकाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 67 में है, ठीक है। आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति के बाद में। उपराष्ट्रपति के बाद में हम देखना चाहेंगे कि जो हमारी संघीय कार्यपालिका का एक अंग और होता है, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को देखते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो जो प्रधानमंत्री होता है ये क्या करता है कि राष्ट्रपति की सहायता करता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है कि राष्ट्रपति को एक राजा के तौर पर बिठाया गया है, तो कहने का मतलब है कि उसकी पावर्स भी लिमिटेड हैं, और दूसरी बात उसकी हेल्प करने के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, और उस मंत्रिमंडल का हेड होता है, उसे हम प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, और यही सारे कामकाज को संभालता है, और ये वास्तविक कार्यपालिका के रूप में काम करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 74 में। किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की सहायता के लिए, सहायता या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, और उस मंत्रिमंडल का जो हेड होता है
जो उसका हेड होता है मंत्रिमंडल का, वो हेड कौन होता है? पीएम होता है। और ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। कौन सा अनुच्छेद है? 74। इस बात से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? 74। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। उसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 75। 74 में पहले कह दिया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, 75 में कहा गया कि नियुक्ति का प्रावधान 75 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति है वो नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो बहुमत दल वाला होता है उसमें से जो वो अपना उम्मीदवार जो जिसको चुनते हैं, तो उसकी जो उसको नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। शपथ करना, ये करना, वो करना। ठीक है, और जो अन्य मंत्री हैं उनकी डिक्लेरेशन कौन करता है? पीएम करता है। फिर हालांकि राष्ट्रपति ही करता है, अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाना, अन्य मंत्रियों को जो अपना उसका उनको मंत्रिमंडल का जो काम है उसको सौंपते हैं, या अन्य मंत्री पद जो बनाए जाते हैं वो पीएम की सलाह पर कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है, ये तो हो गया। अनुच्छेद 75 में क्या है? नियुक्ति है। अनुच्छेद 75 में क्या? नियुक्ति से संबंधित है। किसकी नियुक्ति है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अभी इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि हमारे भारत में सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, अगर आपसे आता है तो कमेंट करें। रहने वाले प्रधानमंत्री जिनका सबसे कम टाइम तक पीरियड कार्यकाल रहा है वो कौन से प्रधानमंत्री हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मात्र अपने कार्यकाल को 13 दिन ही चला पाए थे। ठीक है, तो 13 दिन के कार्यकाल रहा है इनका। तो सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी का। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा है। सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका रहा है? सबसे ज्यादा आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू का। किसका रहा है? जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू जी का रहा है सबसे ज्यादा टाइम तक, 16 साल। ठीक है, कितने दिन रहा है? 16 साल रहा है। और आगे भी देखना चाहें तो 16 साल 9 महीने 12 दिन के लगभग इनका कार्यकाल रहा है, जो कि हमारे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइम तक पीएम रहने वाले व्यक्ति हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहां से यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित। आगे बात करें अभी हम बात करेंगे कैग वगैरह की। ठीक है, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, इन सभी से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। और फिर बाद में हम लेकर आएंगे आयोग, विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं, समितियां हैं, लोक लेखन समिति है, ठीक है, निर्वाचन आयोग है, ठीक है, महिला आयोग है। तो इनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान संविधान में कैसे दे रखे हैं, उन सबके बारे में। अभी हमने पढ़ा प्रधानमंत्री। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं राज्यों में कैसे क्या होता है सिस्टम। तो राज्यों में क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल को देख लेते हैं, राज्यपाल से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो राज्यपाल होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य के अंदर एक राज्यपाल होता है। और ये राज्यपाल जो होता है इससे संबंधित अनुच्छेद है 153। कौन सा अनुच्छेद है? 153 राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें यह कहा गया है कि हर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन है ना, जो एक 7वां संविधान संशोधन जब किया गया था, तो इस 7वें संविधान संशोधन के तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया 156। तो इस 156 में यह लिखा गया था कि एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी रह सकता है। यानी एक राज्यपाल एक राज्य का भी राज्यपाल हो सकता है, 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये 7वें संशोधन के तहत 156 में इस बात को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये राज्यपाल से संबंधित है। इसके अलावा राज्यपाल एकमात्र ऐसा पद है जिसका हटाने के बारे में संविधान में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि इसको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं राज्यपाल के बाद में, शामिल करें हम महान्यायवादी को। तो महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत का महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 66। अनुच्छेद 66 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधान विधि अधिकारी होगा। उस प्रधान विधि अधिकारी को क्या नाम दिया जाएगा? भारत का महान्यायवादी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। ठीक है, तो महान्यायवादी है। प्रथम विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी है। यह न तो संसद का सदस्य हो सकता है, ये न तो संसद का
सदस्य हो सकता है, नहीं किसी मंत्रिमंडल का या मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ न्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल 76। आगे बात करते हैं हम, राज्यों में महान्यायवादी की तरह ही कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। कौन होते हैं, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता भी क्या होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में महान्यायवादी होता है, पूरे भारत में एक होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, वैसे ही राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, तो महाधिवक्ता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 165। महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद 165। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। आगे हम बात करें हम कैग की। तो कैग का मतलब होता है आपका जो नियंत्रण एवं लेखक परीक्षक होता है, या फिर हमारे जो कुबेर भी कह सकते हैं, भारत का कुबेर भी कहा जाता है, नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक। ठीक है, भारत का नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक कौन होता है, कैग होता है। ठीक है, अभी गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है और 148 से लेकर के 151 तक कैग के बारे में संविधान में वर्णन किया गया है। ठीक है, तब तक 148 से लेकर के 151 तक। इसके अलावा इसकी बात करें तो कैग का कार्यकाल एकमात्र अलग कार्यकाल है जिसमें हम कह सकते हैं कि 6 वर्ष, इसका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष होगा, या फिर 65 वर्ष। ठीक है, यानी 6 वर्ष और 65 वर्ष को समझ लेते हैं कि मान लो कि कोई भी व्यक्ति है जो कि कैग के पद पर विराजमान है और यदि उसकी पहले ही 65 साल उम्र हो जाती है, यानी उसका कार्यकाल वैसे तो 6 साल का है, लेकिन मान लो कि उसकी उम्र अब 65 को पार होने जा रही है या 65 साल हो गई है, तो उसको उसी टाइम पर क्या है, अपने पद से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। अदरवाइज उससे पहले, अगर एज से पहले उसके अभी तो बहुत टाइम घट रहा है और उसके 6 साल वो आसानी से कर सकता है, कैग के पद पर रह सकता है, तो वो कंप्लीटली पूरे 6 साल अपने कैग के पद पर रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब इसके न्यूनतम तो है, मतलब 6 साल तो कंप्लीटली है ही, और इसके अलावा अगर मान लो 65 वर्ष पहले हो जाती है उम्र पूरी, तो उसमें उसको इस पद से त्याग पत्र देना होता है। तो ये रहा कैग के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें कहां से पूछा जा सकता है, आपके मुख्यमंत्री से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद भी तो पूछे जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की बात करें हम, अब मुख्यमंत्री कौन होता है, जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्य में मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है 163। कौन सा अनुच्छेद है, 163, जिसमें क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल है उसकी सलाह या सहायता के लिए एक व्यक्ति होगा, उसका नाम होगा मुख्यमंत्री। ठीक है, ये अनुच्छेद 63 में लिखा गया है। इसमें अनुच्छेद 63 में लिखा गया है। ठीक है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री के जो कार्य का काम होते हैं वो लिखे गए हैं, यानी मुख्यमंत्री के कामकाज का वर्णन किसमें है, 167 में है, 167 में। तो दोस्तों मैंने जितने भी आपको आर्टिकल्स बताए हैं ये वही आर्टिकल्स है जहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। इसलिए आपको बिल्कुल भी डोंट फिगर माइंड करके आपको पूरे कॉन्फिडेंस और फुल मोटिवेशन के साथ में अपनी तैयारी को अंजाम देना है। और इन अनुच्छेदों को आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और हर एक नंबर, हर एक पॉइंट मायने रखता है एग्जाम में। इसलिए इनको नजरअंदाज नहीं करना है, इनको फोकस करना है और कंप्लीटली आपको इसका स्टडी करके जाना है एक बार। ठीक है, ये तो मैंने एक जो ढांचा था वो आपको बताया है। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, जो ताकि आपकी लास्ट टाइम पे हेल्प करेंगे। ठीक है, इतनी सी ऐसी वीडियोस को अगर आप चाहो तो एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले भी आप देख सकते हैं। इससे क्या है कि एक बार रिवीजन हो जाता है और रिवीजन होने के बाद में आपके कंफ्यूजन नहीं रहता है एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।